नेक्स्ट पार्ट, शरीर अंतर्गत विष तत्व, इंटरनल टॉक्सिन्स। इंटरनल टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी। शरीर अंतर्गत विषैले तत्व हमारे शरीर में 24 घंटों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे तत्व निर्माण होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता तो होती है, परंतु ऐसे तत्व शरीर में पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा होते हैं जिन्हें शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है। ऐसे तत्व शरीर में जमा होकर शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। इन तत्वों को शरीर अंतर्गत विषैले तत्व कहते हैं, यानी इंटरनल टॉक्सिन्स कहते हैं। इस तरह से शरीर में बाह्य और शरीर अंतर्गत विष तत्वों का भार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण शरीर में असंतुलन निर्माण होकर स्थायी स्वरूप के रोग निर्माण हो रहे हैं। एक बीमारी या रोग के कारण और भी अनेक बीमारियां हो रही हैं। परिणाम स्वरूप शरीर के कई अंग खराब हो रहे हैं, जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो कुछ शरीर अंतर्गत विषैले तत्वों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे शक्कर की बात करें, शुगर। ये क्या होता है कि हम जब भी कुछ खाते हैं उसका रूपांतर शरीर में शक्कर यानी ग्लूकोज में होता है, जिसकी ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यकता है। इसकी पर्याप्त मात्रा 70 से 110, 110 से 140 होनी चाहिए, परंतु इससे अधिक ज़्यादा शक्कर बढ़ने लगती है जिसे शरीर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो वह शक्कर शरीर में जमा होकर मधुमेह बीमारी का पता चलता है। और अनियंत्रित अतिरिक्त शक्कर शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होने से, जैसे कि लीवर में इसका प्रमाण ज़्यादा होता है तो लीवर इसे ट्राइग्लिसराइड में रूपांतरित करता है, जो हमारी सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में जमा होने से रक्तचाप, हृदय विकार और पैरालिसिस की संभावना को बढ़ा देती है। यही शक्कर आँखों में जमा हो जाती है तो ग्लाइकोमा, किडनी में जमा होने से किडनी खराब। इस तरह से जिस अंग में ज़्यादा शक्कर जम जाती है तो संबंधित अंग को खराब कर देती है, और छोटी सी चोट भी इतनी बड़ी हो जाती है कि वह हिस्सा शरीर से काटना पड़ जाता है। कभी कभी तो ज़्यादा शक्कर के कारण ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के विभिन्न अंगों के में खराबियां बढ़ने लग जाती हैं। तो इसलिए हमें ऐसा कोई रास्ता चाहिए जो हमारे शरीर से अनावश्यक अतिरिक्त शक्कर यानी टॉक्सिक शुगर को शरीर से बिना कोई नुकसान दिए निकाल सके। कोलेस्ट्रॉल, वसा, इसकी आवश्यकता तो है पर पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो यह शरीर में सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में जमा होकर रक्त संचार में बाधाएं उत्पन्न होने से संबंधित बीमारियां बढ़ती है, जैसे कि रक्तचाप, हृदय विकार, फिट्स, पैरालिसिस, मस्तिष्क से संबंधित और रक्त वाहिनियों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। यह सब रोग एक दिन में नहीं होते हैं। जैसे कि हृदय विकार का पता तब चलता है जब हृदय को ही खून मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही मस्तिष्क को खून की कमी होने से फिट्स एवं पैरालिसिस एवं ब्रेन स्ट्रोक होता है। आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेन हेमरेज वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह जो बीमारी है कैसे होता है। इसीलिए हमें ऐसा कोई रास्ता चाहिए जो हमारे रक्त संचार में बाधा उत्पन्न करने से रोक सके और सूक्ष्म रक्त संचार को सुचारू करता रहे। यूरिक एसिड, हम जब भी भोजन करते हैं उसका पाचन होने के समय कुछ पदार्थ से शरीर में ब्लड यूरिया का निर्माण होता है। यह ब्लड यूरिया शरीर के जिस हिस्से में जमा होता है तो यूरिक एसिड में रूपांतरित होता है। यह यूरिक एसिड हमारे पसीना और पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर जाना आवश्यक होता है, जिसे हम सामुदायिक शौचालय में गाढ़े पीले रंग के परत के रूप में देख सकते हैं। यह यूरिक एसिड अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा रह जाता है, जिसे शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है, तो यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में जमा हो जाता है, जैसे कि जोड़ों में जमा होने से जोड़ों का दर्द, गठिया किडनी में जमा होने से किडनी स्टोन, पथरी या किडनी पर एक परत के रूप में जमा होने से किडनी खराब हो जाती है। आर्थराइटिक्स, अस्वस्थ जोड़ों का दर्द, इस तरह का प्रॉब्लम
आ जाती है ज़्यादा ये जमा हो जाने से। टॉक्सिक ब्लड यूरिया, नॉर्मल जॉइंट में दर्द हो जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाती है। इससे बचने के लिए हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जो शरीर से यूरिक एसिड को निष्कासित करता रहे। कफ हवा के माध्यम से जब अनावश्यक तत्व फेफड़ों में ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए फेफड़ों में उसे बलगम में परिवर्तित करके जुकाम और कफ के माध्यम से बाहर निकालता है, और यह बाहर निकल जाना भी ज़रूरी है। परंतु जब हमारा शरीर इसे पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पाता है और आजकल केमिकल दवाइयों से सिर्फ इसको सुखाया जाता है, तो यही कफ बलगम हमारे फेफड़ों में एक परत के रूप में वायु कोश के झिल्ली पर जम जाता है, जिससे एलर्जी शुरू हो जाती है। लंबे समय तक रहने पर यह परत इतनी गाढ़ी बन जाती है कि आगे जाके सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तब हमें पता चलता है कि इस बीमारी को दम्मा कहते हैं। इस तरह की समस्या भी रातों रात नहीं होती है, इसको भी होने में समय लगता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है शरीर में तो उसको आने में थोड़ा समय लगता है, तब आपको पता चलता है। तो ये सब का समाधान चाहिए। क्या चाहिए? यदि यह समस्या ना हो तो ऐसा समाधान चाहिए जो हमारे शरीर से अनावश्यक कफ बलगम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करे। ऐसा कोई समाधान हमें चाहिए। क्या है ऐसा कोई समाधान? बिल्कुल है। आप इसमें बने रहिएगा, सब कुछ पता चलेगा। एसिड। अब जानते हैं एसिड के बारे में। हमारा शरीर को कितना एसिड चाहिए और कितना अल्कलाइन चाहिए। हमारा शरीर 20% एसिडिक और 80% अल्कलाइन होता है। मतलब हमें 20% ही एसिड पदार्थ और 80% अल्कलाइन पदार्थ खाने की ज़रूरत है। परंतु आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 80% से कई ज़्यादा एसिड पदार्थ खा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा होकर हमारा शरीर एसिडिक हो रहा है। शरीर में ज़्यादा एसिड के कारण 80% बीमारी पैदा होती है, जैसे कि मुंह में छाले, पेट में अल्सर, अपच की समस्या, बवासीर और कैंसर तक रोगों का प्रमुख कारण एसिड ही है। इससे बचने के लिए हमें अल्कलाइन पदार्थों को खाने की आवश्यकता है। इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे घटक हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। इससे शरीर की निष्क्रिय कार्य प्रणाली चलती है, इससे ऊर्जा बनती है, और जब इनका प्रमाण आवश्यक मात्रा से ज़्यादा होने पर यह घटक तत्व शरीर यानी हमारी कोशिकाओं में अतिरिक्त मात्रा में जमा होकर कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं। कोशिकाएं कमज़ोर या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो अतः हमारे शरीर के अंग और तंत्र कमज़ोर होकर निष्क्रियता की ओर बढ़ते हैं, जिससे शरीर में स्थायी रूप से रोग निर्माण हो जाते हैं। इन सभी बीमारियों को स्थायी रोग यानी कि डिजेनरेटेड डिजीज़ कहते हैं, और यह सब एक दिन या एक रात में नहीं होता है। इस तरह से और इसके साथ भी बहुत सारे वजहों से आज हमारे शरीर में विषैले तत्वों का भार, जिसकी वजह से एक रोग निर्माण होने के कारण शरीर अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है। निष्क्रियता, खराबियाँ और कमजोरी बढ़ रही है। इसीलिए आज कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता है कि वह 100% स्वस्थ है। आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं बोल सकता है। ये है, आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड वाली निरोगी शरीर, नॉर्मल बॉडी, और राइट साइड वाली टॉक्सिक फैट्स, दूषित शरीर, टॉक्सिफाइड बॉडी। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ऐसा रास्ता चाहिए जो कि हमारे शरीर में बाहरी और अंदरूनी विषैले तत्व यानी खराबियों को ढूंढकर और शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करे। शरीर असंतुलन, बॉडी इम्बैलेंस। हमारा शरीर स्वयं एक फैक्ट्री है जिसमें जितने भी कोष हैं वो भी एक स्वतंत्र फैक्ट्री है। इस कोशिकाओं को शुद्ध ऑक्सीजन और अनावश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारे कोष में दो प्रकार की जैविक क्रियाएं घटित होती हैं। पहला, जिसे हम बायोकेमिकल फंक्शन कहते हैं, जैव रासायनिक क्रिया। दूसरा, बायो इलेक्ट्रिकल फंक्शन, जिसे जैव विद्युतीय क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में
जानते हैं जैव रासायनिक क्रिया क्या है। यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें हमें भूख लगती है और फिर हम जो खाना खाते हैं उसे पाचन करना, इस चयापचय में जो पोषकीय तत्व निर्माण होते हैं उन्हें हर कोशिकाओं तक पहुंचाना, इसे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होना और इन सभी क्रियाओं में जो अनावश्यक टाकाऊ तत्व निकलते हैं उन्हें शरीर से बाहर निष्कासित यानी कि उत्सर्जित करना, इन सभी रासायनिक क्रियाओं को बायोकेमिकल फंक्शन यानी जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। अब जानते हैं दूसरे नंबर को, बायो इलेक्ट्रिकल फंक्शन किसे कहते हैं। जैव विद्युतीय क्रिया, इसमें संकेतों का आदान प्रदान होता रहता है। शरीर में जाने अनजाने में होने वाले शरीर अंतर्गत क्रियाओं के लिए कुछ संकेत मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक और कुछ संकेत शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक जाते हैं। इन संकेतों के आदान प्रदान के समय में शरीर प्रतिक्रिया विद्युतीय गति से होती है, इसे बायो इलेक्ट्रिकल फंक्शन कहते हैं। जैसे कि शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान हमें भूख लग रही है या पेट भर गया है, यह संकेत फिर इस खाने को पचाने के लिए कौन सा पाचक रस, कौन से एंजाइम्स हमें कौन से समय में कितनी मात्रा में चाहिए, इस तरह के संकेत सही समय पर शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक विद्युतीय गति से संचार होना, इसे बायो इलेक्ट्रिकल फंक्शन यानी कि जैव विद्युतीय क्रिया कहते हैं। बायोकेमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल, इन दोनों क्रियाओं में अगर किसी तरह का असंतुलन निर्माण हो जाता है तो शरीर के असंतुलन की वजह से, जिसका कारण भी समझ में आता नहीं है, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है शरीर का असंतुलन। तो हमें ऐसा एक उपाय चाहिए जो हमारे शरीर की क्रियाओं में संतुलन को बनाए रखें। तो आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।